ने बांग्लादेश को लेटर ऑफ क्रेडिट कितना दिया? $8 बिलियन। $8 बिलियन। और तुम असदुद्दीन ओवैसी को गाली देते हो। सुनो, मैं किसी मजहब का खिलाफ ना कभी रहूंगा इंशाअल्लाह ताला, मगर अगर मजलूमों से इंसाफ का मुतालबा करना, अगर मोहसिन शेख के कातिलों को सजा दिलाने की बात करना, अगर जलगांव के सुलेमान पठान खान को जिसके दोस्तों ने उसको मारा, उनको कफर किरदार तक पहुंचाने की बात करना अगर जुर्म है, तो खुदा की कसम जब तक जिंदा रहूंगा जुर्म करता रहूंगा। वो क्रिकेट प्लेयर की सुनो, वो क्रिकेट प्लेयर, वो टीम ने उसको 10 करोड़ में खरीदा। आपने बांग्लादेश को 120 करोड़ रुपए 2025 में दिए एड और ग्रांट में। 1160 मेगावाट पावर बांग्लादेश को भारत से जा रहा है। और 10 साल में मोदी की हुकूमत ने एलओसी दिया $8 बिलियन का। $8 बिलियन का। और तुम नफरत करते हो मुसलमानों से। मैंने पार्लियामेंट में खड़े होकर कहा था कि बांग्लादेश की हमारे हिंदू भाई बहनों की मंदिरों का तहफ्फुज होना चाहिए। आप पैसे दे रहे हैं और यहां पर बीजेपी के लोग, क्योंकि महाराष्ट्र के इलेक्शन है, महाराष्ट्र की और मुंबई की जनता को बोल रहे देखो हमने एक बांग्लादेशी को भिजा दिया। अरे एक और को भिजाओ ना, जो मोदी की बहन बनकर दिल्ली में बैठी हुई है। क्या आप चाहते हो मोहतरमा बांग्लादेश जाए? आप चाहते हो बांग्लादेश को दे दिया जाए? तो लगाओ नारा, नारे तकबीर। मोदी जी सुनो, ये आवाज आ रही है, लेके जाओ, उसको निकालो, उसको पहुंचाओ बांग्लादेश। और दूसरी बात अभी खत्म नहीं हुआ मोदी के ऊपर। आज हमने देखा कि वेनेजुएला में ट्रंप ने अपनी फौज को भिजाकर वहां के एक जमहूरी तौर पर मुंतखब शुदा सदर को एक मुल्क से, उसी के मुल्क से उठाकर अमेरिका लेकर चले गए। नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह, देवेंद्र फडणवीस जब तो इमाम सदर असदुद्दीन ओवैसी को सुना आपने। मोदी सरकार से कई तीखे सवाल पूछते हुए नजर आए। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक।
गाजियाबाद में हिंदू शिद्दत पसंद तंजीमों के जरिए तलवार बांटने की मुखालिफत में एमआईएम की जानिब से अहम पहल की गई। लखनऊ में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कारकुनान ने लखनऊ में घर घर जाकर फूल और पेन बांटे। ये काम गाजियाबाद में हिंदू तंजीमों के जरिए तलवार बांटने के अमल के बाद उसकी मुखालफत के तौर पर अंजाम दिया गया और इसके जरिए अमन और मोहब्बत और भाईचारे का पैगाम दिया। एमआईएम के जिला सेक्रेटरी ताबिश खान का कहना है कि इस वक्त मुल्क को नफरत नहीं बल्कि मोहब्बत और तालीम की जरूरत है। एमआईएम का पैगाम एकदम साफ है, मुल्क का मुस्तकबिल तलवार से नहीं कलम से तय होगा। गुज़िश्ता दिनों गाजियाबाद में हिंदू रक्षा दल के सदर पिंकी चौधरी ने तलवारें बांटी और भारत के मुसलमानों के खिलाफ धर्मयुद्ध करने का संदेश दिया, जिसके जवाब में कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सूबाई सदर हाजी शौकत अली साहब की हिदायत पर लखनऊ टीम ने घर घर जाकर कलम बांटे, संविधान, तालीम और अमन का पैगाम दिया। एमआईएम का पैगाम एकदम साफ है कि मुल्क का मुस्तकबिल तलवार से नहीं कलम से तय होगा और इन नफरत फैलाने वालों के लिए बस इतनी सी नसीहत है कि अब आप कमल के सिपाही बनना छोड़ दीजिए और साथ मिलकर कलम के सिपाही बनिए। बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को लेकर शाहरुख खान पर शिद्दत पसंद तंजीमों और सियासी लीडरान की तरफ से लगातार निशाना साधा जा रहा है और तमीज़ अदब की सारी हदें पार की जा रही हैं। उनके खिलाफ मुफ्ती इफ्राहीम हुसैन ने फतवा भी जारी किया तो संगीत सोम के गद्दार अटैक के बाद अब बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने शाहरुख खान को राक्षस बता दिया है। दुनिया भर में अपनी मकबूलियत और फिल्मों के जरिए मुल्क का नाम रोशन करने वाले शाहरुख खान के खिलाफ इन दिनों कुछ शिद्दत पसंद अनासिर निशाना साध रहे हैं। कुछ सियासी लोग खुलकर अमले मुखालफत बुलंद कर रहे हैं और उन्हें वतन मुखालिफ और गद्दार कहने से भी नहीं चूक रहे, जबकि कुछ सियासी लीडरान का कहना है कि बांग्लादेशी खिलाड़ी मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स टीम में लेने की मुखालफत के नाम पर किंग खान को टारगेट किया जा रहा है। मेरठ के दरौला इलाके में बीजेपी लीडर संगीत सोम ने बेशर्मी की सारी हदें पार करते हुए फिल्म अदाकार शाहरुख खान को मुल्क का गद्दार तक कह दिया। वहीं बीजेपी एमएलए नंदकिशोर गुर्जर ने खुले मंच से लोगों को खिताब करते हुए कहा कि राक्षस की फिल्म मत देखना। आपने अभी देखा होगा कि देश में बैठे हुए गद्दार जिन्हें देश ने यहां तक पहुंचाया, देश के लिए उन्होंने आज तक कुछ किया हो तो बताओ। शाहरुख खान जैसे गद्दार आज वहां के रहमान जैसे क्रिकेटरों को 9.5 करोड़ में खरीदने का काम कर रहे हैं। कैसे आ सकता है वो रहमान यहां? वहां हिंदुओं का कत्लेआम करेंगे। वो शाहरुख खान जैसे गद्दार देश में उन्हें खरीदकर 9.5 करोड़ रुपया देने का काम करेंगे, तो बिल्कुल नहीं चलेगा। और जो देश के खिलाफ गद्दार किसी भी तरह का काम कर रहा है उसको बहिष्कार करो। शाहरुख खान जो किया है आज पूरा देश में बवाल हो रहा है, इसलिए उसका बहिष्कार होना चाहिए और हमें उम्मीद है सरकार कार्रवाई करेगी और उसको थोड़ी बहुत शर्म अगर है तो बांग्लादेश भाग जाना चाहिए अपने फूफा के पास। अब आपको अदाकार शाहरुख खान की मुखालफत की एक और तस्वीर दिखाते हैं। अलीगढ़ के शाही चीफ मुफ्ती इफ्राहीम हुसैन ने भी बयान जारी किया और शाहरुख खान से माफी की मांग की। इंसानी हमदर्दी, हुब्बुल वतनी और वतन परस्ती के लिए और जज्बातों को और भावनाओं को समझने के लिए शाहरुख खान को ये डील कैंसिल करके मुस्तफिजुर रहमान को वापस करना, जल्द से जल्द मुस्तफिजुर रहमान को वापस करके और भारत से माफी मांगनी चाहिए। वहीं यूपी के मुजफ्फरनगर में शाहरुख खान को लेकर भारी हंगामा हुआ। एसपी और करनी सेना के कारकुनान आपस में भिड़ गए। संगीत सोम को जहनी बीमार बताने पर करनी सेना ने बवाल किया। संगीत सोम ने शाहरुख खान को गद्दार कहा था, जिसके बाद एसपी नेता विजय चौधरी ने संगीत सोम को जहनी तौर पर बीमार बता दिया। इसी बात को लेकर सपा के कार्यकर्ता और करनी सेना के कार्यकर्ताओं के बीच तनाजा बढ़ गया। वहीं तनाजा बढ़ने के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड ने तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से रिलीज करने का फैसला किया है। फ्रेंचाइजी केकेआर ने बीसीसीआई के हुक्म की पासदारी करते हुए बांग्लादेशी खिलाड़ी को स्क्वाड से रिलीज कर दिया। केकेआर ने आईपीएल 2026 के ऑक्शन में मुस्तफिजुर रहमान पर बड़ा दाव खेलते हुए उन्हें 9 करोड़ 20 लाख रुपए में खरीदा था। हालांकि अब मुस्तफिजुर रहमान रिलीज हो चुके हैं और बीसीसीआई ने फ्रेंचाइजी को उनका रिप्लेसमेंट ढूंढने की इजाजत दे दी है। Due to the recent developments which is going on all across, BCCI has instructed the franchisee KKR to release
one of their player, Mustafizur Rahman of Bangladesh, from their squad. And BCCI has also said that if they ask for any replacement, BCCI is going to allow that replacement. लेकिन सवाल अब भी उठता है कि जब खिलाड़ियों की नीलामी में शिरकत और टीम से रिलीज करने तक का काम सभी बीसीसीआई के पास है, तो फिर बोर्ड से सवाल न पूछते हुए शाहरुख खान को क्यों टारगेट किया जा रहा है। साफ है कि शाहरुख को लेकर ये बयान जल्द थमने वाले नहीं है, क्योंकि 2026 में शाहरुख खान की किंग रिलीज होने वाली है, जिसमें वो अपनी बेटी सुहाना खान के साथ नजर आएंगे। ऐसे में शाहरुख भी नेगेटिव पब्लिसिटी से पठान जैसी कामयाबी की उम्मीद कर रहे होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी। उधर एआईएमआईएम लीडर वारिस पठान ने शाहरुख खान के चल रहे आईपीएल वाले मामले पर रद्द-ए-अमल का इजहार किया। उन्होंने कहा कि शाहरुख खान इंटरनेशनल फिल्म स्टार हैं और वो अगर माफी नहीं मांगते तो गद्दार कहने और गाली देने का मतलब क्या है। बांग्लादेश की साबिक पीएम दिल्ली में पहले सरकार उन्हें भेजे। देखिए, वो माफी मांगे नहीं मांगे तो उसको गद्दार है, फद्दार है, दुनिया भर की गाली गलौज की जा रही है। ये शाहरुख खान वही है जो इनके साथ ही थे। शाहरुख खान तो एक इंटरनेशनल फिल्म पर्सनालिटी है, लेकिन इस तरह गद्दार है, फद्दार, ये सब बोलने का क्या है। आप देखिए, बांग्लादेश की प्रेसिडेंट शेख हसीना, वो दिल्ली के अंदर है। दिल्ली से उनको कब निकालेंगे मोदी जी? उसको तो रखा है वहां पर। तो ये सरकार की जो दो मुहैया हिपोक्रेसी है ना, ये गंदी है। आपको बोला था पाकिस्तान के, हमने ऑब्जेक्शन उठाया था कि भारत पाकिस्तान के साथ मैच मत खेलिए। आप उसी वक्त अगर रुक जाते तो इस तरह की घटनाएं होने से बच सकती थी, इस तरह के वाकये आने से बच सकते थे। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जश्न विलादत अमीरुल मोमिनीन हजरत मौला अली शेर खुदा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की धूम सारे आलम में देखी जा रही है। ऐसे में सुल्तानुल हिंद हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के शहर अजमेर में भी हजरत मौला अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की यौम पैदाइश पर जश्न मनाया गया। इस मुबारक मौके पर दरगाह में महफिल मौला मुनक़्क़िद हुई और इस दौरान अक़ीदतमंदों और खुदाम ख्वाजा ने हजरत अली के नारे भी बुलंद किए और एक शानदार अलम भी ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में पेश किया। दरगाह के आते नूर में महफिल नात के साथ मौला अली की मनक़बत पढ़ी गई, जिस पर सामें झूम उठे और हर जानिब नाराए हैदरी की गूंज सुनाई देने लगी। हजरत अली की यौम विलादत के मौके पर अजमेर में कसीर तादाद में अक़ीदतमंद पहुंचे हुए हैं। ऐसे में हजरत मौला अली के नाम का लंगर भी ज़ायरीन में तक़सीम किया गया। अमीरुल मोमिनीन असदुल्लाहिल गालिब कुल्ल गालिब अली इब्न अबी तालिब करमल्लाहु तआला वजहुल करीम की विलादत का जश्न मनाया जा रहा है हुजूर करीम नवाज की बारगाह में, क्योंकि हुजूर करीम नवाज के दादा है हुजूर मौलाए कायनात, इसलिए मौलाए कायनात का जश्न हुजूर करीम नवाज की बारगाह में मनाया जा रहा है। आज के दिन मौलाए कायनात काबे के अंदर अल्लाह के घर में पैदा हुए थे। मौला की आज 13 रजब है। तमाम मोमिनों को मुबारक और तमाम ज़ायरीन हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में हुजूर गरीब नवाज की विलादत और हुजूर मौलाए कायनात की विलादत मनाने के लिए मौजूद है। मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम के जश्न विलादत 13 रजब को मनाया जाता है। आज 13 रजब तो कल है, बट आज जो है मगरिब बाद शब लग जाती है, तो आज जो है सलातो सलाम हुआ माशाल्लाह हाताए नूर के अंदर,
और बारगाह हुजूर गरीब नवाज में कड़के के बाद जो जब मामूल हो जाता आस्ताना रात को 9 साढ़े 9 बजे बाद महफिल होने वाली है माशाल्लाह दरबार गरीब नवाज के अंदर। और ये हर साल यहाँ पे ये प्रोग्राम ऐसे ही मनाया जाता है अजमेर शरीफ। योम विलादत हजरत मौला कायनात मौला अली मशूक शाह अलैहिस्सलाम जो खलीफा चारम भी हैं, उनका योम विलादत आज मनाया जा रहा है दरबार शरीफ में। और हर साल जो है वो इसी तरह से मनाया जाता है, बड़े ही शान शौकत के साथ में हजरत मौला कायनात का जश्न विलादत मनाया जाता है 13 रजब को मगरिब की नमाज के बाद, चूंकि वक्त तब्दील हो चुका है और 13 रजब लग चुकी है। बढ़ते आगे, दिल्ली एनसीआर में भाऊ गैंग फिर से एक्टिव हो चुका है। साल 2019-20 में इस गैंग ने कई बड़ी वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद पुलिस ने सख्ती की तो गैंग का सरगना विदेश भाग गया। लेकिन शुक्रवार की शाम दिल्ली के रोहिणी में जो फायरिंग की वारदात हुई उसने भाऊ गैंग की वापसी का इशारा दे दिया है। इस रिपोर्ट में समझिए ये गैंग कितना खतरनाक है। रंगदारी नहीं मिली तो दिल्ली के गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने ताबड़तोड़ फायरिंग करा दी। ये वारदात है दिल्ली के रोहिणी इलाके की, जहां हिमांशु भाई के शूटर्स ने बिजनेसमैन की कार पर फायरिंग की है। नीले रंग की कार यहां पर खड़ी थी और शाम तकरीबन 5:15 बजे के आसपास का वक्त था। एक बाइक पर सवार होकर के 3 हमलावर यहां पर पहुंचे जिनके पास हथियार थे और उन्होंने जो कार देखी उसके ऊपर ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर दिया। और इसी के साथ अगर आप देखें और समझें कि किस तरीके से यहां पर से जो क्राइम टीम मौके पर पहुंची, उन्होंने यहां से जो जिंदा कारतूस हैं, जो कि खाली कारतूस हैं, वो यहां से बरामद किए गए। पुलिस के मुताबिक 2 जनवरी की शाम करीब 5:23 पर बेगमपुर थाने की पुलिस को जानकारी मिली थी एक नीली रंग की कार पर बदमाश फायरिंग कर फरार हो गए हैं। गोली किसी को नहीं लगी है। सड़क पर कई खाली कारतूस पड़े हैं। इसके बाद जांच में जो डिटेल सामने आई है वो चौंकाने वाली है। कुछ दिन पहले गैंगस्टर हिमांशु भाऊ ने रंगदारी के लिए कॉल किया था, ना देने पर अपने गुर्गों से फायरिंग करवा दी। दरअसल 26 दिसंबर को बिजनेसमैन के पास इंटरनेशनल नंबर से व्हाट्सएप पर धमकी वाला कॉल आया था और वॉइस मैसेज भी किया था, जो खुद को हिमांशु भाऊ बता रहा था। 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांग रहा था। रुपए ना देने पर जान से मारने की धमकी भी दी गई थी, लेकिन इस धमकी की जानकारी बिजनेसमैन ने पुलिस को नहीं दी। 26 दिसंबर को जो बिजनेसमैन हैं, उनको हिमांशु भाऊ जो गैंगस्टर है उसकी तरफ से एक धमकी भरा व्हाट्सएप कॉल आता है, एक वॉइस मैसेज किया जाता है। वो कहता है कि उसको रंगदारी चाहिए, अगर वो रंगदारी नहीं देते हैं तो उनको उसका अंजाम भुगतना होगा। और उसी तर्ज पर जो हिमांशु भाऊ है उसके गुर्गे इस इलाके में पहुंचते हैं और फिर जो गाड़ी यहाँ खड़ी थी उस कार पर ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है। फिलहाल पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस को एक सीसीटीवी भी मिला है जिसमें बदमाश जाते हुए नजर आ रहे हैं। पुलिस इनकी पहचान कर रही है। लेकिन ये वारदात अपने आप में दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा मैसेज है। अक्टूबर 2025 में गैंग के 10 गुर्गों पर मकोका लगाया गया था। मकोका लगाए जाने के बाद गैंग के शूटर्स अंडरग्राउंड हो गए थे। गैंग का सरगना हिमांशु भाऊ खुद विदेश से ऑपरेट करता है। हिमांशु के पुर्तगाल और अमेरिका में कहीं छिपे होने की आशंका है। हिमांशु के करीबी साहिल को भी पुलिस भगौड़ा करार दे चुकी है। लेकिन साल 2024 के बाद रोहिणी में अटैक गैंग की वापसी का इशारा है। भाऊ गैंग ने मई 2024 में तिलक नगर के एक कार शोरूम पर फायरिंग कराई थी। वो मामला भी रंगदारी वसूली से जुड़ा था। इसी घटना के बाद दिल्ली पुलिस एक्शन में आई थी और 10 शूटर्स को गिरफ्तार कर मकोका लगाया गया था। ऐसे में रोहिणी की फायरिंग दिल्ली पुलिस के लिए बड़ा मैसेज है। गैंग के गुर्गे दिल्ली में अब भी एक्टिव हैं और इसका सरगना हिमांशु विदेश में महफूज बैठा दिल्ली में दहशत फैला रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। आदाब।